हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं नितिन वालिया। कैसे हो आप लोग सभी। आज हम लोग बात करेंगे उत्तराखंड टेट की ईवीएस के 30 टॉप इंपोर्टेंट क्वेश्चनों को, और ये क्वेश्चन आपके लिए हेल्प करेंगे ही। और आशा करता हूँ आप लोगों की तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी और उसमें हम लोग जितनी भी सहायता कर सकते हैं अपने चैनल के माध्यम से करने की कोशिश कर रहे हैं। ईवीएस और एसएससी की क्लासेस हमारी रेगुलर आ रही है अपने चैनल पर। आज का हम लोग सबसे पहला प्रश्न देखेंगे कि निम्न में से रोग और उनके द्वारा प्रभावित अंगों को सुमेलित कीजिएगा, तो सही विकल्प का हमें चयन करना है। उसके बाद तो यहाँ पर ये रोग दिए गए हैं, प्रभावित अंग इधर दिए गए हैं। तो पीलिया जो है, पीलिया किसको प्रभावित करता है? यकृत को करता है। रेबीज किसको प्रभावित करता है? तंत्रिका तंत्र को प्रभावित करता है। एड्स किसको करता है? प्रतिरक्षा प्रणाली को प्रभावित करता है, इम्यून सिस्टम को। और फाइलेरिया रोग जो होता है वो लिम्फ ग्रंथियों को प्रभावित करता है। तो इस प्रकार से आपको कुछ प्रश्न देखने को मिलेंगे जिनका आपको मिलान करना है, उसके बाद सही विकल्प का चयन करना है। तो यहां पर हमने सही विकल्प का चयन कर दिया गया है। तो इस प्रकार आपको ध्यान रखना है, बड़े महत्वपूर्ण प्रश्न है। नंबर नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे क्वेश्चन की, तो वो है कि अपने पर्यावरण की स्वच्छता और शुद्धता का मूल्यांकन करना प्रमुख उद्देश्य है। क्या प्रमुख उद्देश्य है इसमें? संज्ञानात्मक क्षेत्र का, या मनो कार्यात्मक क्षेत्र का, या भावात्मक क्षेत्र का, या इनमें से कोई नहीं। देखो, जब भी पर्यावरण की स्वच्छता की बात आएगी, शुद्धता की बात आएगी, मूल्यांकन की बात आएगी, तो हम लोग अपने भावात्मक क्षेत्र का जो है एक हमारा ये एक प्रमुख उद्देश्य होगा। तो नंबर नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे प्रश्न की, बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन है। वो है कि जल संग्रहण के संबंध में वहाँ की क्षेत्रीय भाषानुसार कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? जल संग्रहण के संबंध में वहाँ की क्षेत्रीय भाषानुसार कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट है कि राजस्थान खादिर, बिहार अहार, कर्नाटक कांदी और तमिलनाडु एरिस। देखो, सही बात है कि तमिलनाडु में जब एक जल संग्रहण किया जाता है एरिस के नाम से, बिहार में अहार के नाम से उसको जाना जाता है अनहार, और उसके बाद राजस्थान में इसको जाना जाता है खादिन के नाम से। लेकिन कर्नाटक का जो है ये ऑप्शन बिल्कुल गलत हो जाएगा, सुमेलित नहीं है। अगला प्रश्न हम लोग देखेंगे जरा। प्रश्न बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन है कि अन्य मृत जंतुओं पर निर्वाह करने वाले प्राणियों को क्या कहा जाता है? जब कोई एक ऐसा जीव होता है जो अन्य मृत जीव जंतुओं पर निर्वाह करता है, तो क्या उसे पैरासाइट, डीकंपोजर, स्क्वेंजर या एक ओमनिवोर कहा जाता है? तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, इसका बिल्कुल सही है। स्क्वेंजर्स के नाम से उसको जाना जाता है। अगला प्रश्न हम लोग देखेंगे जरा कि सीएनजी का संक्षिप्त रूप पूछा गया है कॉम्प्रेस्ड नेचुरल गैस। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न हम लोग देखेंगे जरा, तो वो है कि महासागरों में जल स्तर वृद्धि का कारण क्या है? जल जो बढ़ रहा है महासागरों के अंदर, ओशन के अंदर, तो उसका कारण क्या है? क्या ऑप्शन नंबर फर्स्ट है ध्रुवीय प्रदेश में बर्फ का पिघलना? क्या ऑप्शन नंबर बी है अत्यधिक वर्षा का होना, या अम्ल वर्षा का होना, या उपरोक्त में से कोई नहीं? तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, इसका बिल्कुल सही है। ध्रुवीय प्रदेशों में बर्फ जब पिघलती है तो महासागरों का जल स्तर बढ़ता है। अगला प्रश्न हम लोग देखेंगे, तो वो है कि वायु प्रदूषण को कम किया जा सकता है। एयर पोल्यूशन को जो कम किया जा सकता है तो किसके द्वारा किया जा सकता है? वृक्षों के द्वारा, मछलियों के द्वारा, जंतुओं के द्वारा, या सूर्य के द्वारा? तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, बिल्कुल सही है। वृक्षों के द्वारा ही वायु प्रदूषण को एक नियंत्रित किया जा सकता है या कम किया जा सकता है, क्योंकि जो हमारे वृक्ष होते हैं वो वायुमंडल से कार्बन डाइऑक्साइड को ग्रहण करते हैं और उसके बाद वो ऑक्सीजन एक हमारे जो वायुमंडल है उसमें ऑक्सीजन की पूर्ति करते हैं। तो इसीलिए वायु प्रदूषण को कम किया जा सकता है वृक्षों के द्वारा। नंबर नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे प्रश्न की, तो वो है कि कीटनाशकों के अत्यधिक इस्तेमाल से क्या होता है? कौन सा प्रदूषण होता है कीटनाशकों के अत्यधिक इस्तेमाल से? तो क्या वायु प्रदूषण, क्या ध्वनि प्रदूषण, क्या जल प्रदूषण, या उपरोक्त सभी? तो इसका सही आंसर होगा कि जल प्रदूषण इसका सही आंसर होगा। जब भी कीटनाशक का प्रयोग ज़्यादा किया जाता है किसी भी कृषक के द्वारा, किसानों के द्वारा, तो वो पानी के साथ नीचे जमीन में जाता है, भूमिगत जल में जाता है, और भूमिगत जल से ही हम लोग पानी को सींचते हैं पीने के लिए। तो इसीलिए क्या होता है कि जल प्रदूषण बहुत ज़्यादा होता है। नंबर नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे प्रश्न की, तो वो है स्मॉग। स्मॉग मतलब धुंध बनता है किससे? धुएं से, कोहरे से, या वाष्प से, संघनन से, या कोहरे से, NO2 से, या फिर हमारे धुएं से या CO2 से? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, बिल्कुल राइट है, क्योंकि धुआं और जब कोहरा आपस में मिलता है तो तब जाकर धुंध बनती है, एक स्मॉग बनती है। अगला प्रश्न हम लोग देखेंगे, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। निम्नांकित को सुमेलित कीजिएगा और सही विकल्प का चयन कीजिएगा। एक साइड में जीव दिए गए हैं, दूसरी साइड में उनका संग्रहण दिया गया है, कहाँ पर वो रहते हैं। जैसे कि मछली जो है वो कहाँ रहती है? एक्वेरियम में रहती है। केचुआ कहाँ रहता है? तो टेरेरियम में रहता है।
तितली कहाँ रहती है, तो वेरियम में रहती हैं, और शाक कहाँ पर रहता है, तो हर्बेरियम में रहता है। तो ये इसका सही मिलान है। आप लोग भी इस प्रकार से सही मिलान कर सकते हैं, देख सकते हैं जो भी आपके एग्जाम में प्रश्न पूछा जाएगा तो ध्यान रखेंगे। आप लोग इसको एक बार फिर दोबारा से रिपीट कर सकते हैं कि मछली एक्वेरियम में, जो हमारा केचुआ है वो टेरेरियम में होता है, तितली वाइवेरियम में होती है, और शाक हमारा हर्बेरियम में होता है। अगला प्रश्न हम लोग देखेंगे, बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन है हमारा, कि वो है उच्चतम न्यायालय ने सरकार को निर्देशित किया। उच्चतम न्यायालय ने सरकार को निर्देशित किया कि वह यमुना के जल की गुणवत्ता कम से कम ग्रेड सी स्तर तक बनाए रखे, जिससे उसे लोगों को पीने योग्य बनाया जा सके और उपलब्ध कराया जा सके। उक्त कथनानुसार ग्रेड सी स्तर का अर्थ क्या है, तो क्या वो शुद्ध जल है, क्या थोड़ी मात्रा में प्रदूषित जल है, या फिर वो औसत दर्जे का प्रदूषण जल है, या ऑप्शन नंबर डी है। तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी इसका राइट है। औसत दर्जे का जो हमारा प्रदूषित जल होता है, देखो ध्यान रखेंगे, प्रदूषण तो पूर्ण रूप से खत्म नहीं होगा, कहीं ना कहीं पे प्रदूषित जल तो होगा ही होगा, लेकिन सही मायने में क्या होगा, वो औसत दर्जे का हो जाएगा। तो औसत दर्जे का प्रदूषित जल होगा। नंबर नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे आपसे प्रश्न की, तो वो है कि किसी खाद्य श्रृंखला की प्रथम कड़ी सदैव हरे पादप होते हैं, क्योंकि देखो कभी भी अगर हम लोग देखते हैं कि हरे पेड़ पौधे ही खाद्य श्रृंखला की प्रथम पीढ़ी होते हैं, ठीक है। तो वो प्रथम पीढ़ी क्यों होते हैं, क्योंकि वे विस्तृत रूप से फैले होते हैं, या वे मृदा से जुड़े होते हैं, या वे सूर्य के प्रकाश में वायुमंडलीय कार्बन डाइऑक्साइड को स्थिरीकृत करते हैं, या इनमें से या उनमें जड़ें होती हैं। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही होगा। अगला प्रश्न हम लोग देखें जरा कि मानव पर्यावरण संबंध एक संकल्पना है किसकी। देखो मानव जो पर्यावरण संबंध है वो आपस में एक दूसरे से कनेक्टेड है, और वो एक दूसरे के साथ में प्रतिबद्ध रहकर आगे बढ़ रहे हैं। तो इसीलिए उनकी जो संकल्पना है, क्या ऋणात्मक है, जी नहीं। क्या संज्ञानात्मक है, नहीं। क्या धनात्मक है, सही हो जाएगा, बिल्कुल धनात्मक होती है। मानव पर्यावरण संबंध का एक जो संकल्प है वो धनात्मक होता है। अगला प्रश्न हम लोग देखेंगे, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है कि भूकंप की तरंगों को निरूपित करता है। क्या करता है निरूपित, मतलब किसके द्वारा मापा जाता है भूकंप की तरंगों को। तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, सिस्मोग्राफ के द्वारा। लेकिन भूकंप की तीव्रता किसमें मापी जाती है, रिक्टर स्केल में मापी जाती है। किसमें मापी जाती है, रिक्टर स्केल में। और सिस्मोग्राफ के माध्यम से क्या हो जाता है, भूकंप की तरंगों को निरूपित किया जाता है। अगला प्रश्न हम लोग देखेंगे जरा कि चिपको आंदोलन के जनक गोरा देवी द्वारा चिपको आंदोलन किस गांव में प्रारंभ किया गया था। देखो यहाँ पर फीमेल की बात बोली गई है चिपको आंदोलन से संबंधित, नहीं तो सुंदरलाल बहुगुणा एक प्रेरणादायक रहे हैं, उसके प्रमुख नेता भी रहे हैं। लेकिन यहाँ पर एक महिला की बात की जाती है, तो महिला का नाम है गोरा देवी। तो उसके द्वारा चिपको आंदोलन किस गाँव में प्रारंभ किया गया था। तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, बिल्कुल राइट है। रेणी गांव के अंदर जो है वो आंदोलन प्रारंभ हुआ था। अगला प्रश्न हम लोग देखेंगे जरा, तो वो है सामाजिक वानिकी का उद्देश्य क्या होता है। तो सामाजिक वानिकी का उद्देश्य क्या होता है, तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, बिल्कुल राइट है कि पर्यावरणीय, सामाजिक व ग्रामीण विकास में मदद के उद्देश्य से वनों का प्रबंधन करना। देखो पर्यावरणीय या सामाजिक व ग्रामीण विकास में मदद के उद्देश्य से मदद करना, जैसे हम लोग एक पूरे के पूरे सामाजिक स्तर पर पेड़ पौधों का लगाते हैं, उनका प्रबंधन करते हैं, तो ये इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न हम लोग देखें जरा, क्वेश्चन बहुत अच्छा है कि ओजोन परत की मोटाई नापने की इकाई क्या है। ओजोन परत कहाँ पर पाई जाती है, तो स्ट्रेटोस्फेयर में, समताप मंडल में होती है। लेकिन ओजोन परत की मोटाई को मापा जाता है डॉप्सन इकाई के द्वारा। सही आंसर हो जाएगा डॉप्सन इकाई। अगला प्रश्न हम लोग देखेंगे जरा कि सागरीय खरपतवार महत्वपूर्ण स्रोत है। जो सागर के अंदर खरपतवार होता है, जो एक हमारी घास फूस होता है, तो वो महत्वपूर्ण स्रोत किसका है। तो क्या क्लोरीन का है, क्या ब्रोमीन का, क्या आयोडीन का, क्या लोहे का है। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बिल्कुल राइट है, आयोडीन का एक बिल्कुल महत्वपूर्ण स्रोत होता है। अगला प्रश्न हम लोग देखेंगे जरा कि मोनाल जो है उत्तराखंड के अतिरिक्त किस राज्य का एक राज्य के पक्षी है, सॉरी। तो यहाँ पर पक्षी पूछा गया है कि कौन सा है एक उत्तराखंड के अलावा मोनाल, तो कौन से राज्य का होगा, क्या अरुणाचल प्रदेश का, क्या जम्मू कश्मीर का, हिमाचल प्रदेश का, नेपाल का। तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, बिल्कुल राइट है, हिमाचल प्रदेश। और साथ ही साथ किस देश का है, तो वो है नेपाल
देश का मोनाल पक्षी जो है राष्ट्रीय पक्षी है। अगला प्रश्न हम लोग देखेंगे जरा, तो वो है ह्यूमस निर्माण में कौन सहायक होता है। ह्यूमस का मतलब होता है कि जो हमारी धरती होती है, इस धरती की सबसे ऊपरी परत होती है जो सबसे ज़्यादा उपजाऊ होती है। तो ह्यूमस निर्माण में कौन सबसे ज़्यादा सहायक होता है, तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट है, अपघटक। जो अपघटक होते हैं डीकम्पोजर होते हैं, क्योंकि वह एक किसी भी एक मृत जीव जंतु को खाकर उनसे उत्पन्न जो हमारे उनके कार्बनिक पदार्थों को भौतिक पदार्थों में चेंज कर जाते हैं। तो डीकम्पोजर जो होते हैं ह्यूमस निर्माण में सहायक होते हैं। अगला प्रश्न हम लोग देखेंगे जरा, अच्छा क्वेश्चन है कि देखो डीडीटी क्या होता है, ये करके क्वेश्चन पूछा गया है। क्या खरपतवार निवारण में या जैव निम्नीकरण में या अजैविक निम्नीकरण में एंटीबायोटिक होता है, तो सही आंसर हो जाएगा ये होगा खरपतवार निवारण में। जब भी कहीं घास फूस झाड़ी फूट उगते हैं बहुत ज़्यादा, तो उनके ऊपर डीडीटी की छिड़काव कर दिया जाता है, जिसकी वजह से वो खत्म हो जाते हैं। अगला प्रश्न हम लोग देखेंगे जरा, वो है कि बाढ़ से समोद्भिद पौधे मर जाते हैं। समोद्भिद पौधे जो होते हैं वो मर जाते हैं बाढ़ जिस समय आती है, ऐसा कारण क्या है। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट है पौधों का कोशिकीय रस पतला हो जाता है। ऑप्शन नंबर बी है कि मूल में श्वसन रुक जाता है। ऑप्शन नंबर सी है पौधों का कोशिकीय रस सांद्र हो जाता है। ऑप्शन नंबर डी है कि पानी की अधिकता से पोषक तत्व पौधे से बाहर आ जाते हैं। तो भाई ये सारे तीन जो हैं वो तो गलत हो जाएंगे, ये भी और पहला भी और तीसरा भी और चौथा भी। तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जाएगा, क्योंकि मूल में श्वसन रुक जाता है, उसमें जो है दलदल फंस जाता है जो उनकी जड़ें होती है, जिसकी वजह से श्वसन रुक जाता है। और जब श्वसन रुक जाता है तो पौधे जो है वो मर जाते हैं या फिर वो डेड हो जाते हैं। अगला प्रश्न हम लोग बात करेंगे आपसे, तो वो है कि काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान प्रसिद्ध है किस लिए। तो काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान जो प्रसिद्ध है वो एक सींग वाले गेंडे के लिए प्रसिद्ध है। एक सींग वाले जो एक गेंडा होता है उसके लिए प्रसिद्ध है। काजीरंगा नेशनल पार्क असम के अंदर स्थित है। नंबर नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे प्रश्न की, तो वो है कि सजीवों में ऑक्सीसोप्शन की प्रक्रिया में ऊर्जा अवमुक्त होती है। ऊर्जा जो होती है वो अवमुक्त होती है, कितनी होती है। तो जिस समय एक हम लोग सांस लेते हैं, कोई भी सजीव सांस लेता है जो एक बड़ा होता है जीव, तो वो क्या करेगा, जब एक भोजन का ऑक्सीकरण हो जाएगा, फिर उसके बाद क्या हो जाएगी, उष्मा भी निकलेगी, है ना। इसके अलावा हम लोग कहा कि जल भी बनेगा, पानी भी बनेगा और कार्बन डाइऑक्साइड भी मुक्त होगी। तो यहाँ पर कितनी किलो कैलोरी ऊर्जा मुक्त होगी, तो ये इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट है, 673। वैसे 674 भी ऑप्शन में होता है। 674 किलो कैलोरी ऊर्जा मुक्त होती है और 38 एटीपी अणु मुक्त होते हैं। मतलब समझ रहे हैं मेरी बात को। आगे हम लोग बात करेंगे अपने प्रश्न की, तो वो है कि निम्न में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है। तो कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है भाई, जो हल्दी पाउडर होता है तो वो ठीक है, एक हमारा मेटेलिक येलो होता है, फ्रीऑन जो होती है हमारी क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो होती है, उसके बाद हमारा क्या है कि ग्रीन हाउस गैस कार्बन डाइऑक्साइड की वजह से होती है। जो कंटूर कृषि होती है, क्या वो भूमि अपर्दन होता है। भूमि का अपर्दन मतलब भूमि कट रही है, जी नहीं, बिल्कुल गलत हो जाएगा। जो कंटूर कृषि होती है वो एक तरीके से बाउंडेड होती है, उसमें तो भूमि का कोई कटाव होने का ही नहीं, तो इसलिए ये गलत हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न हम लोग देखें जरा। अच्छा क्वेश्चन है, बहुत बढ़िया प्रश्न है कि भारत के किस क्षेत्र में अधिकतम भूस्खलन की घटनाएं होती है। तो कौन सा क्षेत्र है, क्या उत्तर पूर्वी पहाड़ है, क्या हिमालय है, क्या पश्चिमी घाट है या उत्तरी घाट है। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट है, जो हिमालय रीजन है, जिसमें नेपाल, भूटान, भारत का हिस्सा या फिर जो अफगानिस्तान से लगा हुआ जो उत्तर पूर्वी अफगानिस्तान है, पाकिस्तान का कुछ हिस्सा है, तो उस क्षेत्र में हमारा हिमालय जो रीजन फैला हुआ है, जहाँ तक हिमालय की रेंज फैली हुई है, वहाँ पर एक संभावना ज़्यादा है भूकंप आने की या भूस्खलन होने की। अगला प्रश्न हम लोग बात करेंगे प्रश्न की, तो वो है, तो राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2000 के अनुसार पर्यावरण अध्ययन को किस कक्षा समूह में स्थान दिया गया है। तो पर्यावरण अध्ययन को किस कक्षा समूह में स्थान दिया गया था 2000 के एनसीएफ में। एक तो 2005 का एनसीएफ है, एक 2000 का एनसीएफ है। तो इसमें कौन सी कक्षा को पर्यावरण अध्ययन में रखा गया था। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड बिल्कुल राइट है, तीसरी से पाँचवीं कक्षा में, क्योंकि पहली से दूसरी कक्षा जो है वो मैथमेटिक्स के हिसाब से बच्चों को पढ़ाया जाता है, गणित माध्यम से। ओके, अगला हम लोग बात करेंगे आपसे प्रश्न की, तो वो है
अगला प्रश्न है, बड़ा महत्वपूर्ण क्वेश्चन है कि अत्यधिक चारण का परिणाम क्या है। अत्यधिक चारण का परिणाम क्या है, तो क्या मृदा प्रदूषण है, क्या एक हमारा ये मृदा अपरदन है यहाँ ना, उसके बाद है कि ताप प्रदूषण है, क्या जलवायु परिवर्तन है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बिल्कुल राइट है। मृदा जो अपरदन होता है वही अत्यधिक चारण का कारण बनता है। अगला प्रश्न हम लोग देखेंगे, बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि जब पोल से भूमध्य रेखा की ओर बढ़ते हैं तब जैव विविधता क्या होती है। देखो जैसे हम लोग बात कर रहे थे कि ये पोल है इस साइड में और ये साउथ पोल है, तो हम लोग भूमध्य रेखा के पास जा रहे हैं, उधर से भी भूमध्य रेखा के पास आ रहे हैं, तो ये जैव विविधता जो होगी वो बढ़ती चली जाती है, क्योंकि जितनी ज़्यादा भूमध्य रेखा के आसपास में हम लोग आते हैं तो उस साइड में क्या हो जाता है, गर्मी ज़्यादा होगी, गर्मी ज़्यादा होगी तो बरसात ज़्यादा होगी, बरसात ज़्यादा होगी तो फिर वहाँ पर पेड़ पौधे ज़्यादा होंगे, पेड़ पौधे ज़्यादा होंगे तो जीव जंतु भी ज़्यादा होंगे, तो इसीलिए जैव विविधता बढ़ती चली जाती है। अगला प्रश्न हम लोग देखेंगे, ज़रा बड़ा अच्छा क्वेश्चन है कि अम्लीय वर्षा का प्रमुख कारण निम्न में से किसकी सांद्रता में वृद्धि है। तो किसकी सांद्रता में वृद्धि हो जाती है जिस समय अम्लीय वर्षा होती है। तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, बिल्कुल राइट है। क्यों? क्योंकि SO2 सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रस ऑक्साइड जो हमारी है इसकी मात्रा में वृद्धि हो जाती है, और जब ये वृद्धि हो जाती है तो फिर क्या होगा कि वो पानी वर्षा के पानी के साथ मिल जाएंगे, और जब वर्षा के पानी के साथ मिलेंगे तो अम्लीय वर्षा ज़्यादा होगी, और अम्लीय वर्षा का pH मान 5.6 से नीचे होता है, और ये नुकसानदायक होती है, स्टोन कैंसर हो जाता है इससे, और इसके अलावा इमारतें खराब हो जाती हैं, उनको क्षय हो जाता है। तो ये थे आज के टॉप 30 इंपॉर्टेंट प्रश्न जो हमारे EVS उत्तराखंड टेट के लिए बहुत ज़्यादा आवश्यक है। अगर आपको हमारी दी गई जानकारी अच्छी लगी तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, एंड थैंक यू सो मच।